Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in this video we are going to start a new chapter, that is chapter 4, Geography, Mineral Resources and Industrialization. ये जो चैप्टर था वो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो फाइनली मैं ये चैप्टर जो है आज स्टार्ट कर रही हूँ. सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे फॉलो ज़रूर करें. तो नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. इफ़ वी लुक अराउंड अस वी नोटिस दैट मोस्ट थिंग्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर मेड फ्रॉम मिनरल्स. आवर हाउसेस आर मेड ऑफ मड, लाइम, cement, steel, etc., which are made from minerals. Most metals are made from metal ores. Jewelry made from gold, silver, and precious stones, etc., are also made from minerals. The fuel we use, petrol, diesel, kerosene, are made by processing petroleum, which is made from mineral oil. Other fuels, such as coal and gas, are also minerals. So, from the perspective of geography, we can define minerals as substances that are naturally found under the earth's surface and can be extracted by mining. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है. अगर हम अपने आसपास देखेंगे, हम अपनी डेली लाइफ में हम देखेंगे तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो आपका मिनरल से बनी हुई हैं. जैसे कि हमारा घर जो बना हुआ है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं. तो मड लगा है, ठीक है, रेत जिसको बोला जाता है, रेत हो गया, मिट्टी हो गया, वो लगा है. लाइम लगा है, ठीक है, लाइम लगा है उसमें. सीमेंट लगा है, स्टील है उसमें, ठीक है, स्टील पाइप्स हैं. तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है, जो भी यहाँ पर चीज़ें हमारे आसपास में हम देखेंगे वो सभी मिनरल से बनी हुई हैं. अगर हम मेटल्स को भी देखते हैं तो आपका मेटल जो है वो आपका मेटल ओर से निकल कर आता है, उसके बाद उसको मेटल में कन्वर्ट किया जाता है. ज्वेलरी अगर हम देखते हैं तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रीशियस स्टोन्स जो हैं डायमंड वगैरह के, वो भी माइंस के द्वारा या मिनरल्स जो हैं उसमें से निकाले जाते हैं. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी जो है वो पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग करने के बाद बनाया जाता है. ठीक है, मिनरल ऑयल्स से बनाया जाता है प्रोसेसिंग करने के बाद में. ठीक है, तो ये क्या है, हम जो भी चीज़ें अपने आसपास में देखते हैं वो सब एक हमारी जो ज्योग्राफी है उसके उस वहाँ से क्या निकाली गई है, मिनरल्स से, ओर से निकाली गई है, या फिर वो आपका बनाया गया है मिनरल्स से. माइनिंग से उसको निकाला जाता है और फिर उसको पॉलिश किया जाता है, या फिर जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स जो रहते हैं वो वहाँ पर किए जाते हैं. हम देख सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं, ठीक है, जो मिनरल्स है उसको किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नेचुरली मिलते हैं हमको अर्थ के सरफेस के अंदर. ठीक है, क्या है मिनरल्स, क्या है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमको नेचुरली मिलते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे में, जिसको हम माइनिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो आपका मिनरल्स कहलाता है. Mineral wealth is formed by geological processes. It is present in limited quantities on earth and cannot be renewed. Hence, all minerals will be exhausted one day. That's why they should be used in a sustainable manner so that they are available to future generations in adequate quantities. ठीक है, मिनरल वेल्थ जो है वो आपका जो भी मिनरल्स हैं वो जो हमको मिलते हैं वो जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं और उसके बाद में फिर हम उसको माइनिंग करके यहाँ पर निकालते हैं. और मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है आपका कि जो मिनरल्स हैं वो आपका अर्थ के अंडर में पाया जाता है, तो वो एक जियोलॉजिकल प्रोसेस रहता है उसके अंदर में, जो कि उससे वो फॉर्म होते हैं. और क्योंकि वो फॉर्म हो रहे हैं, उनको फॉर्म होने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, हज़ारों साल, लैख, पता नहीं मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उनको बनने के लिए. तो ये जो हमारे अर्थ में जो इसकी क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और इनको फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता, ये फिर से नहीं बन सकते. कम से कम अभी के जनरेशन्स पे, मतलब कुछ साल पे तो नहीं बन सकते, उनको बनने में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो इसी वजह से हम जो भी मिनरल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक ना एक दिन आकर ख़त्म हो जाएंगे. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स इस मिनरल्स का यूज़ करें तो हमको उस मिनरल्स का जो है उसको इस तरीके से यूज़ करना है, कम से कम यूज़ करना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ को यूज़ कर सके. अच्छी तरीके से हम मिनरल्स को हमको क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है, ताकि हम भी मिनरल्स का यूज़ कर सके और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी मिनरल्स का यूज़ कर सके. हु डू मिनरल्स बिलोंग टू? Suppose a limestone deposit is discovered under the land in a village.
Who owns the minerals? The landowners, the village, the state, or the country. Different countries have different laws about ownership of minerals. For example, in Britain and the United States of America, the limestone belongs to the landowner, but in countries such as Germany, it belongs to the government. In India, minerals found under the surface of the earth belong to the country, and the central government make laws for their extraction and use. But there are some minor minerals for which the respective state governments make the laws. A person can mine a mineral only after getting permission from the government and paying a royalty. The person also has to pay rent for the land. देखिए, सपोज करते हैं कि लाइमस्टोन किसी के घर पर या किसी एक गांव पे हमको क्या है, मिल गया है। तो ये जो लाइमस्टोन है, ये जो मिनरल यहाँ पर हमको मिला है, वो उसको कौन ओन करता है, वो किसका होगा, ठीक है। किस जो लैंड ओनर है, जिसका जो लैंड है वो उसका रहेगा, विलेज का रहेगा, स्टेट का रहेगा, या फिर कंट्री का रहेगा। तो इसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ पे अलग अलग लॉज हैं मिनरल्स की ओनरशिप को लेकर। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन में और यूएसए में जो लाइमस्टोन, जो भी आपका मिनरल्स हैं, वो यहाँ पर लैंड ओनर को बिलोंग करेगा, ठीक है। वहीं पर जर्मनी में जो अगर कोई मिनरल्स फाउंड होता है तो वो गवर्नमेंट का होगा। इंडिया में जो मिनरल्स फाउंड होता है, जो भी मिनरल फाउंड होंगे वो कंट्री को होंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए लॉज बनाएगी, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए और उनके यूज़ के लिए। लेकिन कुछ जो माइनर मिनरल्स रहते हैं, जैसे कुछ क्वांटिटी में जो अगर मिल रहे हैं, या कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। अगर किसी पर्सन को, ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर किसी पर्सन को उस मिनरल को लेना है, उस मिनरल्स की उसको ज़रूरत है, या फिर उसको कोई भी माइंस खोलना है या कुछ भी करना है, उसको माइनिंग करनी है वहाँ पर, तो वहाँ पर उसको गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, साथ में उसको रॉयल्टी भी पे करना पड़ेगा। और जो लैंड वहाँ पर उसको माइनिंग के लिए दिया गया है, जो लैंड यहाँ पर उसको माइनिंग के लिए दिया गया है, वहाँ पर भी उसको क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। उस लैंड के लिए उसको पर्टिकुलर रेंट जो है वो पे करना पड़ेगा, साथ में जो एक्सट्रैक्शन होगा उसके लिए रॉयल्टी भी पे करनी पड़ेगी और परमिशन लेना पड़ता है। So all the minerals are public property. That means that belong to all Indians and must benefit all Indians. The central and the state governments regulate the utilization of minerals on behalf of all the citizens and the use of income from these activities in the public interest. जो भी minerals हैं वो public property है, और वो किसी एक के लिए, ठीक है, किसी एक पर्सनल के लिए यूज़ नहीं होंगे, वो सारे इंडियंस के लिए, पूरे इंडियंस जो लोग हैं उनके लिए यूज़ होंगे। और उस अगर वो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, तो सभी इंडियंस को उस चीज़ से बेनिफिट्स जो है वो होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए लॉज जो है वो बनाती है, ताकि किस तरीके से मिनरल का यूटिलाइजेशन होगा ये बताने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है। अब किसके बिहाफ में, तो सारे सिटीजन्स के बिहाफ में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना रही है, और साथ में जो उसका इनकम है इस एक्टिविटीज़ से जो इनकम होता है वो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है। नेक्स्ट देखिए, मिनरल पॉलिसीज़। India's development and industrial policies determine the policies regarding the use of the country's mineral wealth. The government keeps several factors in mind when formulating mineral policies. The first is the role of minerals in India's development and industrialization. So the industrial policy of the time influences the mineral policy. अब देखिए मिनरल पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, देखते हैं। जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं वो देखा जाता है कि मतलब जो हमारी कंट्री का जो मिनरल वेल्थ है उसके हिसाब से इंडिया का जो डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स अपने दिमाग में रखती है जब मिनरल पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। सबसे पहला जो रोल रहता है मिनरल्स का हमारे डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो ये है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो है वो आपका टाइम इन्फ्लुएंसेस है मिनरल पॉलिसी से, ठीक है। मिनरल पॉलिसीज़ के हिसाब से आपका क्या चलता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती हैं। Prior to 1990, most countries in the world wanted their own companies to mine minerals for the use of their own citizens. They don't want foreign companies to mine their minerals. But all this started to change in 1990s, which if you remember was the time the new phase of globalization began.
Mineral rich countries like Australia, Canada, South Africa, Indonesia, and China began to change their policies. They opened up mining to private companies and multinational corporations, bringing in capital and the new technology to exploit their mineral resources and speed up their industrial development. Intensive mining boosted the international market and trade in minerals. Industrialists could buy as much mineral as they needed in the international markets, regardless of where they are located. Today, few governments explore or mine minerals. They have handed out these activities to private companies. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1990 में जो कंट्रीज़ थे, जो बहुत सारे वर्ल्ड में हमारी जो ज़्यादातर कंट्रीज़ थी, वो चाहते थे कि जो कंपनीज़ उनके कंट्री में जो भी कंपनीज़ आती हैं वो वहाँ पर उन्हीं की कंट्री की हो और उन्हीं के सिटीजन्स को उनसे बेनिफिट हो, दूसरी फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो माइन करने के लिए हम उनकी कंट्री पे ना आए। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, जो 1990s में जो ग्लोबलाइजेशन का जो फेस था वो स्टार्ट हुआ और बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि जिसमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज करना स्टार्ट किया और वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो थे उनके लिए माइनिंग का जो दरवाज़ा था वो खोल दिया और वहाँ पर ताकि उनके पास में क्या आ सके, कैपिटल आ सके, पैसे आ सके और नई टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर आ सके दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो जितना चाहते थे मिनरल्स ले सकते थे इंटरनेशनल मार्केट से, चाहे वो कहीं के भी हों, वो वहाँ से क्या ले सकते थे, मिनरल्स जो है वो ले सकते थे। तो आज जो है गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लोर और माइन जो मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर अभी भी करती हैं और उनके पास में जो एक्टिविटीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं हैंडेड आउट हैं, मतलब कि उनके जो प्राइवेट कंपनीज वहाँ पर जो वर्क कर रही हैं उनकी लिस्ट जो है उनके पास में है। तो यहाँ पर जो ये जो 3 एक्टिविटीज़ है, ठीक है, देखिए दे नाउ लिमिट देमसेल्व्स टू 3 एक्टिविटीज़। उनके पास में जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपने आप को 3 एक्टिविटीज़ में लिमिट कर देती हैं। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, दे कलेक्ट एंड शेयर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मिनरल वेल्थ ऑफ देयर कंट्री। They make this information about the quantity and location of different minerals public so that mining companies can bid for the mining rights. ठीक है, पहला क्या है आपका, वो जहाँ पर भी मिनरल वेल्थ जो पाया गया है उनकी कंट्री में उनके बारे में न्यूज़ कलेक्ट करती है और कितना जो भी डाटा है वहाँ पर वो कलेक्ट करती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसमें कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, इस बारे में सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर गैदर किया जाता है और उसके गैदर करने के बाद में उसको पब्लिकली किया जाता है ताकि माइनिंग कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर माइनिंग राइट्स के लिए बिड कर सकें, ठीक है, उस चीज़ के लिए क्या सकें, लड़ सकें और वहाँ पर जो भी कॉरपोरेशन यहाँ पर जीतेगा उसके बाद फिर वो माइनिंग वहाँ पर कर सकता है, ठीक है। सेकेंड, दे रेगुलेट द माइनिंग इंडस्ट्री इन देयर कंट्री। It is the country's responsibility to ensure that mining is done in accordance with the country's laws and does not violate the environment or neglect the security of the mine workers. The governments permit companies to explore and mine minerals and ensure that they operate within the specified conditions. Second है ये है कि जो भी माइनिंग इंडस्ट्री उनकी कंट्री में आ रही है, ठीक है, तो उनको रेगुलेशंस के हिसाब से चलना ये आपका गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उनको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो माइनिंग वहाँ पर हो रहा है वो उनके कंट्री के लॉज के हिसाब से हो रहा है, ये वहाँ पर उनको देखना कि कोई जो इंडस्ट्री है वो उस चीज़ को वॉयलेट तो नहीं कर रही है, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट को वॉयलेट तो नहीं कर रही है या फिर जो सिक्योरिटी है माइन वर्कर्स की उनको नेग्लेक्ट तो नहीं कर रही है। तो ये जो है ये आपका यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। थर्ड है, दे कलेक्ट फीस एंड टैक्सेस। द गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट इट रिसीव्स एन एडिक्वेट शेयर ऑफ द इनकम फ्रॉम माइनिंग थ्रू द फीस एंड टैक्सेस इट लेवाइव्स, which it can then spend on development activities. In keeping with the global trends, India too made changes in its mining policies. ठीक है। तीसरा है, जो फीस और टैक्सेस वो कलेक्ट करती हैं उनके लिए गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि उनको जो इनकम, जो एडिक्वेट शेयर है माइनिंग के थ्रू जो इनकम हो रहा है उसका जो एडिक्वेट शेयर है वो उनको फीस और टैक्सेस के रूप में मिले और लिवाइव हो, ताकि उसके बाद जो उनको पैसे मिलते हैं वो यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर सकें। साथ में मतलब ग्लोबल ट्रेंड को, ये जो पूरे दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहा था ये माइनिंग का, उसको ध्यान पे रखते हुए इंडिया ने भी अपनी माइनिंग पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए।
ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से पढ़ेंगे। थैंक यू।